नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के विषय में विस्तार से, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। उसके बाद हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में और फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन के विषय में, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी कारण थी जिसके वजह से यूरोपीय कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया। तो इसका आंसर है 1453 ईस्वी में ओटोमन तुर्क शासकों के द्वारा कुस्तुनतुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया गया। यह है कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र जिसके ऊपर ओटोमन तुर्क शासकों के द्वारा कब्जा किया गया था। जब यहाँ पर अधिकार हो गया इन शासकों का, तो फिर जब भी व्यापारिक कंपनियां यूरोप से पूर्व की ओर व्यापार के लिए प्रवेश करती थी, तो उसे भारी कर का वसूली किया जाता था। और चूंकि ये वसूली बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से यूरोपीय कंपनियां घाटा में जाने लगी। वजह यह हुआ कि यूरोप के कई सारे व्यापारिक संगठनों ने मिलकर के एक अन्य भौगोलिक रास्ता खोजना शुरू कर दिया ताकि कहीं भी उसे असुविधा महसूस ना हो। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये भी था कि उसी समय पुनर्जागरण का काल भी चल रहा था, तो स्वाभाविक था भौगोलिक खोजें होंगे ही। लेकिन क्या होता है, इस भौगोलिक खोज का परिणाम के रूप में उपनिवेशवाद का भी जन्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त याद रखना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश के पीछे का एक और भी लालसा था, कृषि में कम निवेश किया जाए और ज्यादा लाभ कमाया जाए। इसके अतिरिक्त ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना भी उनका एक गौण उद्देश्य था। तो इन कारणों की वजह से यूरोपीय कंपनियों ने, या फिर कहे तो यूरोप के व्यापारिक कंपनियों ने भारत में और पूर्व की ओर अपना व्यापारिक संगठन बनाना शुरू कर दिया था। अब प्रश्न ये आता है कि कौन से यूरोपीय कंपनी का स्थापना पहले हुआ था और भारत में उनका प्रवेश का क्या क्रम था। तो यदि हम बात करें यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष के विषय में, तो सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अस्टाडो द इंडिया का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसके बाद फिर 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, जिस कंपनी का नाम था द कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स। ये तो कंपनियों की स्थापना वर्ष हो गई। लेकिन भारत में इन यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश के क्रम को देखें, तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश की। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश की। उसके बाद 1604 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश की। याद रखना, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है ये। इसके बाद 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश की और सबसे अंतिम में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश की। एक एक करके विस्तार से इन सभी की महत्वपूर्ण गतिविधियों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में, जिनमें नाम आता है सबसे पहले वास्को डिगामा का। यदि हम बात करें वास्को डिगामा के विषय में, तो केप ऑफ द गुड होप होते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनिक की सहायता से कालीकट बंदरगाह के ऊपर वास्को डिगामा 17 मई 1498 को पहुंचता है। याद रखना, कालीकट बंदरगाह में कौन से स्थान पर, तो कप्पक डाबू नामक स्थान पर। कालीकट का उस समय राजा जमोरिन था, उन्होंने इसे व्यापार की अनुमति दे दी, जिसके बाद इन्होंने कन्नूर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। लेकिन याद रखना यह भी कि जब इससे पूछा गया कि भारत में आपका आने का उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने अपना उत्तर दिया था कि वह भारत में ईसाई धर्म के प्रचार और गर्म मसालों के व्यापार के लिए आया हुआ है। वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल जो है
भारत में प्रवेश करता है। वास्को डी गामा की सफलता से उत्साहित होकर के पुर्तगाली सरकार ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल को 13 जहाजों के अन्य बेड़े के साथ अगले ही वर्ष भारत भेजा। यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, 1499 में पुनः पुर्तगाल चला गया, जिसके बाद पुर्तगाली सरकार उससे बहुत ज्यादा खुश हुई और खुश होने के बाद 13 जहाजों के साथ कैब्रेल को भारत भेजा। पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंचता है, जिसके बाद 1500 ईस्वी में ही कालीकट में भारत में यह पहला यूरोपीय कारखाना का स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त याद रखना, पुर्तगालियों पर अरब हमले का सफलतापूर्वक जवाब भी पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल के द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कालीकट पर बमबारी की और कोचीन और कन्नूर के शासकों के साथ लाभकारी संधियों के करने में भी पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल सफल रहा। अब यहां से यूजीसी नेट के पेपर में जून 2011 में प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? कालीकट ये बिल्कुल था, बरोज ये नहीं था, कोचीन भी था और माहे भी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। आगे यदि हम बात करें तो जिन उद्देश्यों के लिए अल्वारेज कैब्रेल को भारत भेजा गया था उसमें कुछ हद तक वह सफल रहा, लेकिन कूटनीतिक तौर पर वह वास्को डी गामा की बराबरी नहीं कर सका और बहुत जल्द ही कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन के साथ उनका मनमुटाव हो गया। इस आंशिक सफलता के कारण कैब्रेल के स्थान पर वास्को डी गामा को एक बार पुनः भारत में आना पड़ा। 1502 ईस्वी में जब वह भारत आया तब पुर्तगालियों ने यह महसूस कर लिया था कि भारतीय व्यापार में उनका हित तभी सुरक्षित हो सकता है जब अरब व्यापारियों को भारतीय व्यापार से बाहर निकाला जाए और भारतीय जो शासक हैं उनसे समझौता और संधियां की जाए। फाइनली 1504 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को विधिवत रूप से अपना वायसराय यानी कि गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा था और फिर 1505 से 1509 ईस्वी तक गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली सरकार के व्यापारिक हितों के लिए काम करता रहा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के विषय में। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अंजादीवा, कोचीन, कन्नौर और किलवा में किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज प्रणाली को जारी किया था। अब प्रश्न ये आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज प्रणाली बेसिकली क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए एल्मीडा के द्वारा जारी किया गया एक सामुद्रिक नीति था। वहीं यदि हम बात करें कार्टेज प्रणाली के विषय में तो 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा जारी की गई एक नौसैनिक व्यापारिक लाइसेंस था। ये इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या फिर कहे तो पास लेना पड़ता था, जिसे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने की दिशा में विशेष योगदान दिया, लेकिन भारत में पुर्तगाल के व्यापार को आगे बढ़ाने तथा अस्थायी रूप से फैक्ट्रियों को स्थापित करने का श्रेय अगर देखें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के विषय में। इसका समय काल है 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। इन्होंने भारत में 1509 से 1515 ईस्वी तक वायसराय के रूप में कार्य किया था। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और गोवा को जीतने के बाद गोवा को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। इसके बाद 1511 ईस्वी में पूर्वी एशिया में मलक्का का जो क्षेत्र था उसके ऊपर अधिकार कर लिया। 1512 ईस्वी में बीजापुर राज्य से बनासेरिया का किला जीत लिया। 1515 ईस्वी में हारमुज के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त याद रखना अफ्रीका में सोक्रोवा और श्रीलंका यानी कि लंका का जो क्षेत्र था वहां पर कोलंबो के ऊपर भी
अधिकार कर लिया था। गुजरात के दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों को भारत में बसने और भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त ये पहला गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्राधिकार में सती प्रथा पर रोक लगाया था। पुर्तगाली सेना में भारतीयों का प्रवेश करवाया, यानी कि पुर्तगाली सेना में भारतीय भी आकर के भर्ती हो सकते थे। इसके अतिरिक्त ये याद रखना आप लोग कि विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय के साथ इसका अच्छा संबंध था। अब हम बात करते हैं नीनो द कुन्हा के विषय में। तो 1530 ईस्वी में गोवा को इन्होंने अपना राजधानी बनाया। इससे पहले पुर्तगालियों का जो मुख्य प्रशासनिक राजधानी था वो था कोचीन। व्यापारिक प्रशासन में ये अकुशल सिद्ध हुआ। अंग्रेजों के मुकाबले नौसैनिक क्षमता में इसके समय बहुत ज़्यादा कमी आने लगा था पुर्तगालियों की। इसके अतिरिक्त धार्मिक असहिष्णुता का नीति अपनाया। भारतीय स्त्रियों से विवाह और धर्मांतरण की नीति इसके समय में बहुत ज़्यादा चरम पर पहुंच गया था। रिश्वतखोरी और प्रशासनिक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार दिखाई देने लगा। इसके अतिरिक्त इसी समय डचों का प्रवेश होने लगा और इनसे ज़्यादा पुर्तगालियों को सैनिक चुनौतियां मिलने लगी थी। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण के विषय में कि ऐसी कौन सी कारण थी जिसके वजह से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लंबे समय तक अपना वर्चस्व स्थापित नहीं रख सकी। तो इसके कई सारे कारण बताए जाते हैं। जैसे जो पहला कारण है वो ये है कि पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था, यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी जिसके वजह से बहुत ज्यादा अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी। दूसरा कारण माना जाता है समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। तीसरा कारण यह था कि पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थी। आगे यदि हम बात करें तो अगला कारण है ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों का भारत की ओर से ध्यान बहुत ज्यादा कम हो गया था। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमूर और मकाओ तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त याद रखना पुर्तगालियों को डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। 1588 ईस्वी के नौसैनिक युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। चूंकि 1580 से ही पुर्तगाल जो था स्पेन के अधीन था, जिसके वजह से जब स्पेन का पतन हुआ तो इसका भी पतन होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त याद रखना अधिक धन का लालच, क्रूरता की नीति और प्रशासन के प्रति उदासीनता ने इन्हें पतन की ओर ले गया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था, बिल्कुल सही है। और कारण जो है वो कथन का व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों का जब भारत में प्रवेश हुआ तो इनके वजह से क्या परिणाम देखने को भारत को मिला, यानी कि पुर्तगालियों का क्या महत्व रहा भारत में। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में टमाटर, हरी मिर्च, आलू, तंबाकू की खेती, काजू, अनानस, प्रिंटिंग प्रेस ये सब लाया गया था। इसके अतिरिक्त बंदूकों के उपयोग से सैनिक शक्तियों का विकास हुआ। फील्ड गन के मुगल उपयोग और रकाब के तोपखानों में योगदान दिया गया। स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना के ड्रिलिंग समूहों की प्रणाली का विकास किया गया। इसके अतिरिक्त मल्टी डेक वाले भारी जहाजों का निर्माण किया गया था। इससे उन्हें भारी हथियार ले जाने की भी सुविधा मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट शाही शस्त्रागार और डॉकयार्ड का भी निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोग याद रखना।
सैंथोम और नागपट्टिनम में पूर्वी तट पर सैनिक चौकियां और बस्तियों का स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। 1579 के लगभग शाही फरमान ने उन्हें व्यापारिक गतिविधियों के लिए बंगाल में सतगांव के पास बसाया था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु और धर्माढ्य थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। पुर्तगालियों ने स्वयं को ज्यादा से ज्यादा व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का नीति अपनाया उन्होंने। इसके अतिरिक्त डकैती और लूटमार को भी अपने नीति में उन्होंने शामिल किया था। अब हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। तो 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर जब स्पेन का कब्जा हो गया तो डच व्यापारियों के लिए लिस्बन का जो द्वार था वो हमेशा के लिए बंद हो गया, जिसके कारण से डच व्यापारियों को यह लगने लगा था कि जब तक पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति और आधिपत्य को समाप्त नहीं किया जाएगा, भारत द्वारा या फिर पूर्वी देशों के साथ गर्म मसालों की आपूर्ति संभव नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डच पर्यटक था जिसका नाम था लिंस कुटिन, वो काफी समय तक पुर्तगालियों के संपर्क में रह चुका था, जिसके वजह से पूर्वी देशों या फिर भारत के साथ व्यापार के बारे में काफी जानकारियां वो रखा हुआ था और इसी का फायदा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हुआ। लिंस कुटिन के सहयोग से डच व्यापारिक कंपनियों ने एक योजना बनाया जिसके अनुसार से 1595 में हॉटमैन एक व्यापारिक बेड़ा लेकर के इंडोनेशिया के बैटम क्षेत्र में पहुंचा और जब यहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार तो किया जा रहा था लेकिन सैनिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। परिणाम ये निकल के आया कि डच व्यापारिक कंपनियों ने नौसैनिक शक्तियों के सहयोग से पुर्तगालियों के ऊपर आक्रमण किया और उनके क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया। एक चीज आप लोग याद रखना, 1596 में भारत आने वाला पहला डच व्यक्ति कॉर्नेलिस हॉटमैन था। आगे चलकर 1602 ईस्वी में बानी वेल्ड के द्वारा कई सारे छोटी छोटी डच व्यापारिक कंपनियों को मिला करके एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक कंपनी का स्थापना किया गया, जिसे डच शासन के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। याद रखना, जो डच व्यापारिक कंपनी का स्थापना किया गया वो एक अर्ध सरकारी कंपनी थी जो एक निदेशक मंडल के द्वारा संचालित किया जाता था। इसमें कुल 17 व्यक्ति शामिल थे जिन्हें जेंटलमैन 17 के नाम से भी जाना जाता था और इसकी दो जगह पर मुख्यालय था, एक नीदरलैंड में कहां पर, तो एम्स्टर्डम में, और दूसरा इंडोनेशिया बटाविया में। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल जाने के कारण डचों ने न केवल मलक्का और इंडोनेशिया बल्कि भारत के पुलिकट पर भी अपना कब्जा जमा लिया। जैसे कि इस क्रम को आप लोग याद रखना, 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोनिया के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा किया। 1606 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलकुंडा के शासकों से फरमान प्राप्त किया। 1610 ईस्वी में डचों ने पुलिकट में अपना कारखाना स्थापित किया। 1617 ईस्वी में डचों ने सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित किया और आगे चलकर 1636 ईस्वी में डच व्यापारियों ने मालाबार और सिलोन की काली मिर्च और इलायची के व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों के व्यापारिक अड्डों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 1661 ईस्वी में डचों के द्वारा पुर्तगाली व्यापारियों से मालाबार छीन लिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोग याद रखना, डचों ने मलक्का यानी कि मसाला द्वीप, जिसे इंडोनेशिया भी कहा जाता है, इसको पुर्तगालियों से जीता था और श्रीलंका के ऊपर भी अधिकार जमाया हुआ था। डचों ने जकार्ता को जीत करके नए नगर बटाविया का स्थापना किया। बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पीपली में किया था। डचों के द्वारा स्थापित कारखानों के क्रम देखें तो पहली कारखाना मसूलीपट्टनम में, दूसरा पत्तोपोली में, तीसरा पुलिकट में 1610 में। इसके अतिरिक्त और भी कारखाने थे जिसे डचों के द्वारा स्थापित किया गया था, जैसे कि 1617 में सूरत, इसके बाद 1645 में विमलीपत्तनम और कराईकल, 1653 में चिंसूरा, 1663 में कोचीन, इसके बाद 1658 में कासिम बाजार, बालासोर और नागपट्टनम। इसके अतिरिक्त याद रखना, पुलिकट को प्रारंभ में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय बनाया था। डचों के द्वारा स्थापित
प्रमुख किलों की बात करें तो 1653 ईस्वी में चिंसुरा में गुस्ताउस फोर्ट का स्थापना किया गया और 1663 ईस्वी में कोची में फोर्ट विलियम का स्थापना किया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का एकाधिकार डचों को प्रदान किया था। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता यानी कि कार्टेल व्यवस्था पर आधारित था। डच मूल रूप से काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार में ही रुचि रखते थे। ये मसाले मूलतः इंडोनेशिया में अधिक मिलते थे, इसलिए वह डच कंपनियों का प्रमुख केंद्र भी बन गया था। डचों ने भारत में मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के व्यापार पर अत्यधिक ध्यान दिया। भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ और भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही दिया जाता है। डच सोना, चांदी, पारा, ऊन और कांच की वस्तुएं भारत से ले जाते थे। वे भारत में सूती और रेशमी वस्त्र, धागा, नील, अफीम, मसाले, चीनी, धातु की बनी हुई वस्तुएं और सोरा आदि का निर्यात करते थे। भारत में डचों के अधीन जो व्यापार होता था उसके प्रमुख स्थलों की बात करें तो नील उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था यमुना घाटी और मध्य भारत। कपड़ा और रेशम के लिए बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल का क्षेत्र, साल्ट पीटर यानी कि सोरा के लिए बिहार, अफीम और चावल के लिए गंगा घाटी। अब हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो व्यापारिक गतिविधियां हो रही थी उसके पतन के कारणों के विषय में। तो पहला कारण है चूंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के हाथों में थी तो अपने इच्छा अनुसार ज्यादा विस्तार नहीं कर सकी। दूसरा कारण यह है कि भारत से ज्यादा रुचि इन कंपनियों का इंडोनेशिया और मसाला के द्वीपों में था। इसके अतिरिक्त कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अयोग्य प्रशासक थे। इसके अतिरिक्त कुलाचल की लड़ाई और अंग्रेजों से प्रतिद्वंदता भी इनके पतन का कारण रहा। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। तो पर्सिवल ग्रिफ्थ ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के विकास को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और व्यापारिक गतिविधियों के शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसकी शुरुआत 1664 ईस्वी में हुई और समाप्ति हुई 1715 ईस्वी में। इस समय फ्रांस का जो मुख्य प्रतिद्वंदी था वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरे चरण की हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1715 ईस्वी के बाद और 1740 ईस्वी के बीच में रहा। इस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से इसका पुनर्गठन किया गया। यदि हम बात करें तीसरे चरण के विषय में तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, इस चरण में अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने का कोशिश किया। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो यदि हम बात करें प्रथम चरण के बारे में विस्तार से तो लुई 14वें के शासनकाल में कोलबार्ट जो कि उसका एक मंत्री था, उन्होंने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था द कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल, इसका स्थापना किया। ये कंपनी पूरी तरीके से सरकार के अधीन थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत भेजा गया, जिसके बाद 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया। आगे चल के 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट में स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके बाद 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी को प्राप्त किया, जो आगे चल करके भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का राजधानी बना। यदि हम बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे चरण के विकास के विषय में तो फ्रांसीसी कंपनियों की वित्तीय स्थिति इस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जिसके कारण से 1720 ईस्वी में इस कंपनी का पुनर्गठन किया गया। आर्थिक स्थिति सुधर जाने के कारण 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा किया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति में और ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। 1725 ईस्वी में मालाबार तट और 1739 ईस्वी में कारिकल के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डच और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार के ऊपर ज्यादा निर्भर थी।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इनकी वाणिज्य गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त इसकी नियति और विकास फ्रांस में हो रहे गतिविधियों पर काफी ज्यादा निर्भर रहता था। 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय दिखाई दे रही थी। 1742 ईस्वी तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, लेकिन 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया और राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। डुप्ले के फ्रांसीसी गवर्नर बनने से पहले फ्रांसीसी कंपनियों ने माहे, कारिकल, कासिम बाजार और बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिए थे। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे चरण के विषय में, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश होता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का। 1742 ईस्वी में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाती है। डुप्ले ने भारत में कंपनी के राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। अतः जिस समय मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था, फ्रांसीसियों ने भी स्वयं को राजनीतिक रूप से स्थापित करने की पूरी कोशिश की। चूंकि इस तरह का हस्तक्षेप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सहन नहीं कर सकी और उन्होंने भी राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जिसके वजह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदिता बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसका परिणाम कर्नाटक युद्ध के रूप में सामने आया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरी तरह से हावी रही, लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदता इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण था। दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार की हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध भी इसी समय शुरू हो गया और इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पर हुआ। चूंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा, उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का गवर्नर मोर्स। मद्रास और पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध ना होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध ना होने देने का प्रस्ताव किया था। डुप्ले ने यहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात मॉरिशस के गवर्नर ला बर्दनोइस की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इसी बीच डुप्ले और ला बर्दनोइस के बीच में मतभेद हो गया, जिसके कारण से ला बर्दनोइस ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर के मद्रास को फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में जुलाई 2018 में प्रश्न पूछा गया था। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बर्दनोइ द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? डुप्ले की सत्ता के समय समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, ये बिल्कुल सही है। संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। ला बर्दनोइ ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था, ये भी सही है। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बर्दनोइ को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछ रहा कौन सा कारक नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। आगे यदि हम बात करें तो ला बर्दनोइस के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने पुनः मद्रास के ऊपर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इस कारण से अनवरुद्दीन के पुत्र महजूब खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया।
जिसके बाद मद्रास और नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड के ऊपर भी अधिकार करने का प्रयास किया। लेकिन लगभग 1.5 वर्षों के घेरेबंदी के बाद भी डुप्ले इस बस्ती के ऊपर अधिकार करने में असफल रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंची और इस सहायता से उत्साहित होकर के अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया, परंतु इस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट सेंट डेविड वापस जाना पड़ा। फाइनली 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक्स-ला-शापेल की संधि हुई, जिसके तहत यूरोप में यह युद्ध समाप्त हो गया और फाइनली कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वो भी समाप्त हो गया। परिणाम क्या निकल के आया? तो एक्स-ला-शापेल की संधि के परिणाम स्वरूप भारत में दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गए। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। प्रथम कर्नाटक का कोई तत्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत में नहीं पड़ा और न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को हुआ। लेकिन इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा और स्पष्ट हो गया था कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है और जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी भारत में उसी का सत्ता स्थापित होगा। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसकी समाप्ति हुई 1754 ईस्वी में। यदि हम बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध के विषय में तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कैसे, उसे समझते हैं विस्तार से। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच में शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुल करके सहयोग किया एक दूसरे का। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का और कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। वहीं फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब को और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को साथ दिया। इस कारण से एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में भीड़ पड़ी। वहीं 1749 ईस्वी में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजों ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इस लाइन को आप लोग याद रखना। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठों के हस्तक्षेप से इस युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण हुआ था। आगे चलकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। इसके लिए डुप्ले ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर के अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन के मारे जाने के पश्चात युद्ध क्षेत्र से अनवरुद्दीन का पुत्र मुहम्मद अली भाग गया और इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर के चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप प्रदान किया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने भी हैदराबाद के नासिरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित कर दिया, जिसके पश्चात 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में कर लिया और इन अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंत में नासिर जंग का हत्या कर दिया। इसके बाद मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया। इसे प्रसन्न होकर के मुजफ्फर जंग ने कुछ क्षेत्रीय रियासतें फ्रांसीसियों को प्रदान किए थे। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद का निजाम था, उन्होंने क्षेत्रीय रियासतें किसे प्रदान की थी? पुर्तगालियों को, डचों को, फ्रांसीसियों को या फिर अंग्रेजों को? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि मुजफ्फर जंग पद पर बैठे उससे पहले ही
उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने भी फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान किया। 1751 ईस्वी में अंग्रेजों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया और गवर्नर के पद पर बैठते ही उन्होंने कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 ईस्वी में अंग्रेजी सेना त्रिचन्नापल्ली की ओर भेज दी। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की सहायता के लिए सेना भेज दी और दोनों ओर से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आपस में लड़ गए। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और भी विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचन्नापल्ली की घेराबंदी में लगे हुए थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दे दी। अगस्त 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त कर लिया और जब चंदा साहब को इसका समाचार मिला तब उसने अपने पुत्र राजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर प्रस्थान किया। जिसके बाद राजा खां ने अर्काट में क्लाइव को घेर लिया और उस पर दबाव बनाने में सफल भी रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। राजा खां को विवशता पूर्वक पीछे हटना पड़ा और वो असफल हो गया अपने घेराबंदी में। अर्काट में जीत हासिल करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 ईस्वी में चंदा साहब और फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित करके त्रिचिन्नापल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। वहीं अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब भी घोषित कर दिया। वहीं यदि हम बात करें फ्रांसीसियों के विषय में, तो विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा और शीघ्र ही मराठों और मैसूर के शासकों को अपने पक्ष में कर लिया और वहीं तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया। जिसके बाद 1753 ईस्वी में फिर से त्रिचिन्नापल्ली के ऊपर घेरा डाला। 1753 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जीत का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई और इसलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडहू को गवर्नर नियुक्त करके भारत भेजा गया। गोडहू को राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण से भारत में अपना पद संभालने के साथ ही अंग्रेजों के साथ उन्होंने समझौते करने के लिए वार्ताएं करना प्रारंभ कर दिया। 1755 ईस्वी में फाइनली अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पांडिचेरी की संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध भारत में समाप्त हो गया। यदि हम इस संधि के परिणाम के विषय में बात करें तो संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा प्रावधान था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर देगी। यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि दोनों देशों की सरकारें इसे मान्यता प्रदान कर देंगी तो यह संधि अस्थायी होगी। लेकिन 1755 ईस्वी में ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पांडिचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई, जिसके वजह से भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध का पृष्ठभूमि शुरू हो चुकी थी। चलिए अब हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में। इसकी शुरुआत 1756 में हुई और समाप्ति हुई थी 1763 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा, लेकिन जब तक वह भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर के ऊपर अधिकार कर लिया। जिसके बाद जब लाली ने भारत आया तो सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड के ऊपर घेरा डाला और 1758 ईस्वी में उसके ऊपर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर के ऊपर घेरा डाला और ये घेरा बहुत लंबे समय तक चलता रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजा और बाद में लाली की मजबूरी बस तंजावुर पर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों के प्रभाव में बहुत ज्यादा कमी आने लगा। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद काउंट डी लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया था। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने का
अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक जो था सलावत जंग, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। इसका परिणाम ये निकल के आया कि फ्रांसीसी मद्रास का घेर डालने में तो सफल रहे, लेकिन बाद में खाली हाथ यहाँ से भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। आगे चलकर मद्रास के घेरे के 1 वर्ष के बाद भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता जा रहा था। 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेनानायक कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा और फाइनली 1760 ईस्वी में मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित वाडीवास नामक स्थान पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। इसी युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को भी बंदी बना लिया गया था। आगे चलकर 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में पेरिस की संधि हुई और इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया और इस प्रकार से 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। यदि हम इसके परिणाम को देखें तो पांडिचेरी, चंद्रनगर, इन सभी प्रदेश को संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया, लेकिन संधि में ये शर्त रखी गई कि फ्रांसीसी जो हैं भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। इसके अतिरिक्त याद रखना, पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले के द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़ फेंका था। पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य का स्थापना किया और यहीं से साम्राज्यवाद या फिर कहे तो उपनिवेशवाद की विचारधारा का और भी ज्यादा मजबूती प्रदान होता है अंग्रेजों के संदर्भ में। तो दोस्तों, इसके बाद की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।